मैं चाहूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है उसको लिखा के निकल सकता हूँ, राइट, लेकिन ना तो उससे आपको कोई फायदा होगा ना मुझे कोई फायदा होगा, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज अभी आप 11th में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी आपका टाइम है बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की, राइट। और अगर एक बार बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन गया ना तो आपको लाइफ में हर टाइम काम आएगा। हालांकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ पॉइंट्स है, हालांकि मान फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सिर्फ ये पॉइंट एनसीईआरटी में है, लेकिन ये फैकल्टेटिव एनरोस वाला चीज नहीं है, लेकिन इसको हमें सोचना पड़ा कि देखो यहाँ पे क्या बोला दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब नॉर्मली तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी कर सकते हैं, तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एनरोब्स। तो इससे क्या होगा, हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, राइट। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, राइट। आप कुछ भी करो, आप डॉक्टर बनो तब भी आसान होगा, आप प्रोफेसर बनो तब भी आसान होगा, आप स्टूडेंट मतलब रिसर्च करो तब भी आसान होगा, राइट। आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब कुछ नहीं कर सकते, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ कर सकते। और ये अभी आपके 11th में हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, और ये सब चीजें आप जो बेस है वो अभी आपको क्लियर करना चाहिए, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, उसके बाद हमने देखा था बाइनरी फिशन को, हमने देखा था एंडोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, हमने उसके बाद डिस्कस किया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कॉन्जुगेशन को, राइट। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा। आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेसिकली। नंबर 1 है आपका आर्कीबैक्टीरिया और नंबर 2 है आपका क्या, माइकोप्लाज्मा। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत डिफिकल्ट मतलब सेशन चल रहे थे ना बोर्ड वर्क। पहले न्यूट्रिशन वाला पार्ट था, फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, राइट। तो इसी वजह से आज का टॉपिक थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे, राइट। तो आज के सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे क्या, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया, राइट। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, राइट। अब आर्की बैक्टीरिया का क्या है कि देखो, बैक्टीरिया को मतलब अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक साइड रखा गया है बैक्टीरिया। बेसिकली आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया है बेसिकली, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, जो आपके आर्की बैक्टीरिया में नहीं है। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो है सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। इसमें आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है और आपके यू बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा दे फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, दे फाउंड इन found in extreme habitats, they found in extreme habitats। बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्यों, वैसे मान लेते हैं जो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है वहाँ पे भी मिलेंगे, ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है वहाँ पे भी मिलेंगे, ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जहाँ पे, वहाँ पे भी वो मिल जाएंगे। तो इसका रीज़न क्या है, इनका रीज़न है बेसिकली देयर सेल वॉल। सो देयर सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा देयर सेल वॉल, their cell wall structure, their cell wall structure, their cell wall structure is responsible for their cell wall structure is responsible for their what, for their cell wall structure is responsible for their survival, their survival in where, in extreme habitats, in extreme habitats, right. Their cell wall structure is responsible for their survival in
एक्सट्रीम हैबिटेट्स, राइट। अब उनके सेल वॉल में ऐसा क्या है कि उनकी वजह से वो किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में वो सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। सो उसका आंसर होगा क्या, देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, देयर सेल वॉल, यहाँ पे लिखेंगे सेल वॉल composition, their cell wall is composed of what, composed of pseudomurine, क्या हो जाएगा, pseudomurine and what, and polysaccharides, क्या हो जाएगा, polysaccharides, polysaccharides, right। क्या हो जाएगा, their cell wall is composed of pseudomurine and polysaccharides। ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन क्या होगा, they have, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, दूसरा रीजन they have what, they have branched chain lipids, branched chain lipids with what, with ether links, और इसी की वजह से, इसी चीज की वजह से ब्रांच चेन लिपिड्स विथ ईथर लिंक्स, इसी की वजह से वो किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिडिक, हाईली एसिडिक जगह पे भी और हाई टेम्परेचर जगह पे भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स विथ ईथर लिंक्स एंड pseudomurine and polysaccharides, right। So they found in extreme habitats. Point number 1, their cell wall structure is responsible for their survival in extreme habitats. Point number 2, point number 3, the cell wall is composed of pseudomurine and polysaccharides and they have branch chain lipids with ether link, right। This is the reason कि वो लोग हाईली एसिडिक और हाईली टेम्परेचर वाले जगह में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स हम लोग उन्हें 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑफ हैबिटेट्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स उनको, ए क्या हो गया, हेलोफाइल्स, उसके बाद आ जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मिथेनोजेंस, क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस, राइट। तो ए हो गया आपका हेलोफाइल्स, बी हो गया आपका थर्मोएसिडोफाइल्स एंड सी हो गया आपका मिथेनोजेंस। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दे कैन लिव इन, दे कैन लिव इन extreme saline environment। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये लोग एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, सच एज कहाँ, सॉल्ट लेक में रह सकते हैं, राइट। और कहाँ, ब्राइन्स में रह सकते हैं, और कहाँ रह सकते हैं, सी में रह सकते हैं एंड एक्सेट्रा, राइट।
तो दे कैन लिव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ज्यादा नमकीन जगह में भी ये लोग रह सकते हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हेलोफाइल्स, तो क्या हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम, क्या हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम, और क्या हो जाएगा हेलोकोकस, क्या हो जाएगा हेलोकोकस। तो क्या क्या हो गया, हेलोबैक्टीरियम हो गया और हेलोकोकस हो गया, राइट, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स की, तो ये क्या हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा, they are capable of tolerating high temperature as well as high acidity, मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं और हाई एसिडिटी को भी झेल सकते हैं। इसी वजह से हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इसी वजह से क्या रखा गया है थर्मो, एंड हाई एसिडिटी इसलिए एसिडोफाइल्स, इसीलिए टोटल इसको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। और ये क्या कर सकते हैं, अंडर एरोबिक कंडीशन, अंडर एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडर एरोबिक कंडीशन क्या कर सकते हैं, अंडर एरोबिक कंडीशन दे ऑक्सीडाइज्ड सल्फर इनटू व्हाट, इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वो क्या करते हैं एरोबिक कंडीशन में, वो लोग क्या करते हैं अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर अनएरोबिक कंडीशन, अंडर एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक मतलब क्या, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, अंडर एनएरोबिक कंडीशन वो क्या करते हैं कंडीशन they reduced sulfur into what, into H2S। अंडर एनएरोबिक कंडीशन मतलब जब ऑक्सीजन ना हो तब क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं सल्फर को, किसमें H2S में सल्फर को रिड्यूस कर देते हैं, क्लियर है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका थर्मोप्लाज्मा, क्या हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा, और दूसरा क्या हो जाएगा थर्मोप्रोटियस, राइट, क्या हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। और इसका क्या हो गया हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करें मिथाइनोजेंस की, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब क्यों, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिथाइनोजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं, फील मतलब जब काउ डंग से बायोगैस निकलता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो प्रेजेंस है उसको महसूस कर सकते हैं, राइट। तो मिथाइनोजेंस क्या हो जाएगा, दे फाउंड इन मर्शी एरियाज, दे फाउंड इन मर्शी एरियाज, क्या हो जाएगा MARSHY, मर्शी एरियाज, दे फाउंड इन मर्शी एरियाज, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है दे आर केपेबल ऑफ converting, they are capable of converting CO2 methanol and formic acid into what, into methane, तो ये क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं किसे, ये कन्वर्ट कर सकते हैं CO2 को
मिथानॉल को एंड फॉर्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मीथेन में ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे फाउंड in the gut of ruminant animals. They found in the gut of ruminant animals. ruminant animals कौन है, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, राइट। एंड they are responsible for the production, and they are responsible for the production of what, production of biogas. बायोगैस किसे कहते हैं हम लोग, मीथेन को। विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, मीथेन। क्या लिखेंगे, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन क्या होगा, बायोगैस होगा, राइट। So they found in the gut of ruminant animals and they are responsible for the production of biogas from the dung of these animals, डंग्स मतलब क्या है, एक्सक्रिएटा, राइट। डंग्स मतलब क्या है, एक्सक्रिएटा। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग गट में प्रेजेंट होते हैं, किसके, रूमिनेंट एनिमल्स के, राइट। और उनके जो एक्सक्रिएटा होते हैं उससे बायोगैस प्रोडक्शन हो सकता है। और बायोगैस प्रोडक्शन का कॉज कौन है, ये कॉज है मिथानोजेंस। क्लियर है, वेरी गुड। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिथानोजेंस है तो क्या होगा, मिथानोकोकस। क्या हो जाएगा, मिथानोकोकस, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, मिथानोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा, मिथानोबैक्टीरियम। एक क्या हो गया, एक हो गया आपका मिथानोकोकस और दूसरा क्या हो गया, मिथानोबैक्टीरियम। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स हम लोग आर्की बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेलोफाइज, दूसरा है थर्मोएसिडोफाइज एंड थर्ड है मिथानोजेंस। क्लियर है। ये वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड करते करते मेरा जो चार्ज है मोबाइल का वो खत्म हो गया था, मुझे दिखा नहीं, राइट। तो इससे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, राइट। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने वो हेडिंग डालना भूल गया जब मैं लिख रहा था, तब दूसरी बार वो भूल गया मैं, ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट्स। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, राइट। तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट हो चुका था, मुझे फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है अभी, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत गलती मुझसे यहाँ पे हो गई, राइट। सो हेलोफाइज हमने क्या देखा, हेलोफाइज, थर्मोएसिडोफाइज एंड मिथानोजेंस। हेलोफाइज कौन है, जो एक्सट्रीम सलाइन एरिया में पाए जाते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो गया, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। उसके बाद हमने क्या देखा, थर्मोएसिडोफाइज, जो क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं और हाई एसिडिटी को भी झेल सकते हैं, राइट। और वो क्या करते हैं, वो एरोबिक कंडीशन में सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और अंडर अनएरोबिक कंडीशन वो क्या करते हैं, सल्फर को रिड्यूस करते हैं H2S में। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, मिथानोजेंस। और मिथानोजेंस में हमने क्या देखा कि वो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं CO2, मिथानॉल एंड फॉर्मिक एसिड को किसमें, मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वो कहाँ पाए जाते हैं, द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके जो डंग है, उनका जो एक्सक्रिएटा है, उससे जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मिथानोजेंस, राइट। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो ये तीनों चीज क्लियर हो गई, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, राइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो हेडिंग डाल दीजिए माइकोप्लाज्मा। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे माइकोप्लाज्मा। मैंने देखा नहीं ना, और वो क्या हो गया, वो स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, और मेरा जो पूरा रिकॉर्ड था, रिकॉर्डेड पोर्शन था, वो सारे के सारे जो पोर्शन थे वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गए, राइट। तो इसी वजह से मुझे फिर से ये चीज को रिकॉर्ड करना पड़ रहा
है, राइट। आई होप आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे माइकोप्लाज्मा, राइट, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के अंडर में जो भी आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा ना अभी 1 2 3 4 करके, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए। बिकॉज बहुत बार माइकोप्लाज्मा से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखूं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए, राइट, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट जो चीज आएगा वो क्या है कि किसको इसको डिस्कवर किया था, किसने, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या हो जाएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज discovered by Enochard and E.R.Raux, R-O-U-X, Raux, Enochard और E.R. Raux ने इसको डिस्कवर किया था, राइट, सबसे पहले। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, they are the smallest, they are the smallest living cells। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, दे लैक सेल वॉल, दे लैक सेल वॉल, दे लैक सेल वॉल, उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है उन्हें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विथ देयर, बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, मतलब हम लोग जो ब्लेजर या कोट पहनते हैं उस कोट को यहाँ पे बोला गया है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना कोट या ब्लेजर जो है वो खोल दिया, उसके बाद क्या बन गया, माइकोप्लाज्मा बन गया। यहाँ पे कोट या बैक्टीरिया, कोट को मतलब क्या है, यहाँ पे कोट किसे कहा गया है, यहाँ पे कोट कहा गया है सेल वॉल को, राइट। दे लैक सेल वॉल, उनमें सेल वॉल नहीं होता, इसी वजह से कहा जाता है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, राइट। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि उनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होता, इसी वजह से वो लोग हाईली प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। प्लियोमॉर्फिक नेचर मतलब वो अपना जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दे आर हाईली, दे आर हाईली व्हाट, प्लियोमॉर्फिक, प्लियो, दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, राइट। वो क्या कर सकते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अपना शेप चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी से रिलेटेड, मतलब सेल वॉल से रिलेटेड, दे आर इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव टू व्हाट, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, but sensitive to what, streptomycin, क्या हो जाएगा, streptomycin। they are insensitive to what, penicillin but sensitive to streptomycin। मतलब अगर उन पे पेनिसिलिन दिया जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनमें अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाए तो उनको फर्क पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है, देखो पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन बेसिकली क्या करता है, सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लिकन है उसके साथ वो इंटरफेयर करता है, राइट। और यहाँ पे तो सेल वॉल ही नहीं है तो पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं है, तो ये पेनिसिलिन इंटरफेयर किसके साथ करेगा, राइट। तो इंटरफेयर करने के लिए कोई है नहीं, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है बट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्लियर है, वेरी गुड।
फिफ्थ, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब इस चीज को अच्छे से समझो, ये लाइन जो है एनसीईआरटी का लाइन है, लाइक विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब मेनली वो क्या करता है, मेनली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना भी हो तब भी वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन है तो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं है तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब वो फैकल्टेटिव हो जाएंगे। और फैकल्टेटिव क्या हो जाएंगे, फैकल्टेटिव एनएरोब्स हो जाएंगे, फैकल्टेटिव एनएरोब्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये लोग, फैकल्टेटिव, विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, मतलब वो लोग ऐसे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना भी हो तब भी वो लोग जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। सो दे आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स, राइट। 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, 7th पॉइंट हो जाएगा, मेनी ऑफ देम, many of them are what, pathogenic, many of them are pathogenic for both plants and animals, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही ये पैथोजन कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्या कहा जाता है उन्हें, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि उन्होंने डिस्कवर किसने किया था, उसके बाद हमने देखा दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, राइट, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, आप चाहे तो लिख सकते हो, हालांकि क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर जनरल नॉलेज आप लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, राइट। दे लैक सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होता, इसी वजह से उनके क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, राइट। उसके बाद क्या हो गया, दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, बिकॉज उनके पास सेल वॉल नहीं है तो अपना जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, तो दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन किसके साथ बाइंड करता है, पेप्टिडोग्लिकन के साथ, और यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन बाइंड नहीं कर पाएगा। सो दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैंने वैसे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे आर व्हाट, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। और क्या देखा, मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड एक क्या देखा हमने, उनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट। इस लेक्चर को मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा, मैंने देखा नहीं कि वो स्विच ऑफ हो गया था, तो हालांकि कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आई कैन एश्योर यू दैट, हालांकि ठीक है। तो मतलब पिछले हफ्ते बहुत वास्ट चल रहा था, बहुत हेक्टिक चल रहा था कि पहले न्यूट्रिशन देखा फिर रिप्रोडक्शन देखा, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज के दिन थोड़ा सा इजी, आपके लिए इजी हो, ऐसा कुछ रखते हैं। तो इसी वजह से आज का लेक्चर मैंने सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। और हालांकि देखो, मैं चाहूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है उसको लिखा के निकल सकता हूँ, राइट, लेकिन ना तो उससे आपको कोई फायदा होगा ना मुझे कोई फायदा होगा, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज अभी आप 11th में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी आपका टाइम है बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की, राइट। और अगर एक बार बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन गया ना तो आपको लाइफ में हर टाइम काम आएगा। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ पॉइंट्स है, हालांकि मान फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सिर्फ ये पॉइंट एनसीईआरटी में है, लेकिन ये फैकल्टेटिव एनारोब्स वाला चीज़ नहीं है। लेकिन इसको हमें सोचना पड़ा कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब नॉर्मली तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स।
तो इससे क्या हुआ, हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हुआ, राइट। अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, राइट। आप कुछ भी करो, आप डॉक्टर बनो तब भी आसान होगा, आप प्रोफेसर बनो तब भी आसान होगा, आप स्टूडेंट मतलब रिसर्च करो तब भी आसान होगा, राइट। आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको बेस अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर बेस स्ट्रांग हो तो सब कुछ कर सकते। और ये अभी आपके 11th में हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, और ये सब चीज़ें आप जो बेस है वो अभी आपको क्लियर करना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से मैं इन डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब एनसीईआरटी में बहुत 2-3 लाइन में खत्म कर दिया है माइकोप्लाज्मा को। आर्कीबैक्टीरिया में तो वो भी उसका एग्जाम्पल कुछ है नहीं खास, लेकिन मैं हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ अपने वीडियो में, राइट। इससे आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, ठीक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप कि आज का वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, राइट। तो चलिए फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।